हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 1 जनवरी 2022 को। और इस पेपर के हमने कई सारी पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सी टेट के प्रीवियस पेपर की लिंक डाली हुई है। आप उस लिंक पर क्लिक कर कर इसके जो 2-3 पार्ट मैंने करा दिए हैं उनको भी देख सकते हैं। और उस प्ले लिस्ट में लगभग आपको 80-85 वीडियोस मिलेंगी, क्योंकि 2014 से 2024 तक जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं सी टेट के, वो सभी पेपर आपको उसी प्ले लिस्ट में देखने को मिलेंगे। तो आप उस पर क्लिक कर कर सारे वीडियोस को देख सकते हैं, सारे पेपर्स को देख सकते हैं जो भी अब तक हुए हैं। और ये जो साइड में प्ले लिस्ट लगी हुई है, ये सभी मैंने पढ़ाई हैं। आपके सी टेट के एग्जाम के लिए 6th, 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों बुक से बाहर आपके सी टेट के एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाता है। तो आप इन तीनों को अच्छे से कर लीजिए। उसके लिए आप मेरी वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं जो बिल्कुल निःशुल्क है। आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देख सकते हैं। और केवल 6th, 7th और 8th क्लास की देखना, उसके आगे मत देखना। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमने 70 तक पिछले पार्ट में कंप्लीट करा था। आज हम देखेंगे 71 से, और इस में हम केवल और केवल पेडागोजी वाले ही क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, सबसे उचित विकल्प को लेते हुए वाक्य को पूरा कीजिए। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में हम अंतर विषय उपागम का प्रयोग करते हैं। अब डैश में क्या आएगा? पहला है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पाठ्यक्रम पूरा हो जाए। दूसरा है, विषयगत सीमाओं के अंतर्गत अधिगम दिशाएं निश्चित करने के लिए। तीसरा है, विषय के बीच अंतर संबंध तथा अंतर निर्भरता का निर्देशन करने के लिए। और चौथा है, कक्षा में अधिक सजग और क्रियाशील बनाने के लिए। तो 71 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, कि हम जो अंतर विषयक उपागम का प्रयोग करते हैं वो किस लिए करते हैं? ताकि विषयों के बीच अंतर संबंध बना रहे, अंत निर्भरता के लिए। अंतर संबंध का मतलब है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो हम किससे रिलेट करके उसको पढ़ाएं? पॉलिटिकल साइंस से रिलेट करके पढ़ाएं। ठीक है, जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो हम इकोनॉमिक्स से उसको रिलेट करके पढ़ा सकते हैं। जैसे आपके बुक में चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक है, हिस्ट्री के, तो हमने अशोक का चैप्टर या गुप्त साम्राज्य उसमें पढ़ा दिया। तो जब हम पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी पढ़ाएंगे तो वहां पर हम बताएंगे कि पहले शासन व्यवस्था प्राचीन भारत में ऐसी थी, लेकिन अभी हमारे भारत में लोकतंत्र वाली है। पहले राजतंत्र व्यवस्था थी, अब लोकतंत्र है। तो इस तरह से हमें रिलेट करके पढ़ाना है। तो यही क्या है, ये कौन सा उपागम है? ये है अंतर विषय उपागम। ठीक है, और बहुत सारे चैप्टर हैं जो इकोनॉमिक्स के और ज्योग्राफी के मिलते हैं, तो हम उनको को रिलेट करके पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसका यही आंसर सही हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी आप पेडागोजी सॉल्व करें, जो चीज निश्चित है, ठीक है, ऑप्शन में, तो आप उस पर थोड़ा सा डाउट रखिए कि ये ऑप्शन जो है गलत हो सकता है। क्योंकि जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसमें कुछ भी चीजें जो है वो निश्चित नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वो चीज बच्चा कितना समझ रहा है ये बच्चे के ऊपर निर्भर करता है। और हम उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते हैं कि आपको इतना सीखना है, आपको इतना रटना है, आपको ये करना है। हम बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये एक तरह से बाल केंद्रित शिक्षा की पहल है कि बच्चे को बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, ना कि टीचर अपने अकॉर्डिंग पढ़ाए। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। सामाजिक विज्ञान बच्चों को प्रमुख रूप से तैयार करता है। सामाजिक विज्ञान बच्चों को पढ़ाने का क्या मकसद है? क्यों पढ़ाया जाता है सामाजिक विज्ञान? इससे बच्चों को क्या फायदा है वो हम देखते हैं। इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही है? ए है, स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता हेतु। बी है, अंधविश्वासों पर प्रश्न करने की क्षमता हेतु। सी है, लिंग पूर्व ग्रह और रूढ़ियों की बनी पूर्व समझ को तोड़ने की समझ बनाने हेतु। और डी है, सामुदायिक नियमों और सामाजिक आचारों का पालन करने की क्षमता हेतु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला, ए बी और सी सही है, डी गलत है। अब देखिए, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन इसका देख लेते हैं कि स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता हेतु, जब बच्चा सामाजिक विज्ञान पढ़ता है तो वो हिस्ट्री पढ़ रहा है, ठीक है, ज्योग्राफी भी पढ़ रहा है, वो राजनीति विज्ञान भी पढ़ रहा है। तो उसमें वो जान रहा है कि किन लोगों के ऊपर पहले की टाइम में अत्याचार हुआ है और क्यों हुआ है। ठीक है, किसकी गलती थी कि बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे थे, इसलिए वो अपने अधिकार नहीं मांग पाते थे। ठीक है, राजा के सामने उनको झुकना पड़ता था क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं थी, ये चीज नहीं थी, वो चीज नहीं थी। तो बच्चा क्या है, स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता विकसित करता है, क्योंकि उसको पता है कि पहले समाज कैसा था, उस समाज में क्या क्या गलती थी, तो वो स्वतंत्र रूप से सोच पाता है। दूसरा है,
कि जो बुक है हमारी अभी हाल फिलहाल जो एनसीईआरटी की बुक है उनमें साफ साफ बताया गया है कि कौन कौन सी चीज जो है वो अंधविश्वास है ना। तो जब बच्चा पढ़ेगा, समाज के बारे में पढ़ेगा, जानेगा, पुरानी चीजों के बारे में पढ़ेगा कि पिछले में ऐसा ऐसा हो गया है, तो वो पूरे तर्क के अकॉर्डिंग चीजों को अपने अंदर लेगा। ठीक है, यानी कि अगर आप बच्चे से कहो कि आप अ, बस पूरे दिन पूजा करो और आप फर्स्ट आ जाओगे, तो बच्चा इस लॉजिक को नहीं मानेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये क्या है, एक अंधविश्वास है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम पास कैसे होंगे, नहीं हो सकते ना। और ये जो लिंग वाला और पूर्वाग्रह वाला चैप्टर है, ये आपका 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का है, चैप्टर नंबर 2 है। उसमें ये दिया हुआ है कि पूर्वाग्रह क्या होता है, पहले से चली आ रही धारणाएं। ठीक है, जैसे पहले से कौन कौन सी धारणा चली आ रही है, जैसे बाल विवाह की छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। ठीक है, पहले से धारणा चली आ रही है कि लड़कियों को कम पढ़ाओ। ठीक है, पहले से धारणा चली आ रही है कि फौज में लड़कियों को नहीं भर्ती करना चाहिए, पुलिस में नहीं जाना चाहिए लड़कियों को। अगर जैसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना लिखना शुरू करा लड़कियों ने, तो लोग अगर लड़कियों को जॉब पर देखना चाहते हैं तो वो केवल ये देखना चाहते हैं कि या तो नर्स की जॉब करे महिला, या फिर टीचर की जॉब करे। ठीक है, तो कुछ जॉब ही तक ही सीमित रहे महिलाएं। लेकिन ये क्या है, ये रूढ़ियां हैं, इनको तोड़ना है। ठीक है, तो जब बच्चा पढ़ेंगे लिखेंगे तो लड़कियां भी अपने लिए आवाज उठाएंगी, और लड़के भी अगर लड़कियों के साथ गलत हो रहा है तो आवाज उठाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो, सामुदायिक नियमों और सामाजिक आचारों का पालन करने की क्षमता हेतु ये वाला ऑप्शन क्यों गलत हुआ, इसका मेन कारण ये है 72 का जो डी वाला गलत हुआ है, कि इन्होंने कहा है कि समुदाय के नियमों का पालन करना। समुदाय में जो नियम होते हैं, समाज में जो नियम होते हैं, कई बार गलत भी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले विधवा विवाह का प्रावधान नहीं था, मतलब जो महिलाएं विधवा हो जाती हैं वो शादी नहीं कर सकती थी, है ना। और बहुत सारी चीजें थी, पढ़ लिख नहीं सकती थी। तो ये कुछ नियम समाज के बने हुए हैं जो गलत है। तो जो पढ़ा लिखा बच्चा है, जो सामाजिक विज्ञान पढ़ा हुआ है, वो जानता है कि ये चीजें गलत है, इनको नहीं मानना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। कक्षा में महिलाओं की समस्याओं की ओर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये महिलाओं की समस्या से रिलेटेड है, मतलब बच्चों को महिलाओं की समस्या से रिलेटेड चीजों को बताना है, ताकि बच्चे आगे जाकर भेदभाव ना करें। ठीक है, अगर हमें कोई भी देश सुधारना है, किसी भी देश को सुधारना है, तो हमें क्या सुधारना पड़ेगा, सबसे पहले उन बच्चों को सुधारना पड़ेगा जो भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप सभी स्कूल के बच्चों को सिखाओ कि भाई महिलाओं को सम्मान करना है, महिलाओं को अपने बराबर समझना है, ठीक है, कि लड़कियां भी बराबर हैं क्लास में, लड़के भी बराबर हैं, तो वो जो बराबर वाली भावना है, वो जो स्कूल से वो सीख रहे हैं, वो जब तक बड़े होंगे, ठीक है, वो उनके अंदर रहेगी, और वो समाज से इन कुरीतियों को अपने आप खत्म कर देंगे। जो लड़कियां हैं वो जानती हैं अपने अधिकार की, भाई हम ऐसे नहीं रहेंगे, हमारे टीचर ने बताया है कि हम बराबर हैं लड़कों के। ठीक है, और लड़के भी ये बात जानेंगे कि ये हर चीज में हमसे बराबर है, तो हम इनको पीछे क्यों घसीटें। ठीक है, तो कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है, महिलाओं से रिलेटेड संवेदनशीलता पढ़ाई जा रही है। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन जो है सही है। यानी कि बच्चों को ये समझाना है कि महिला और पुरुष बराबर है, मतलब लड़की और लड़के दोनों बराबर है। पहला है ए ऑप्शन, छात्रों को इतिहास में महिला के ऊपर पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के लिए कहने कहने के द्वारा, यानी कि हम बच्चों को कह देंगे कि महिलाओं से रिलेटेड जो पाठ्य पुस्तक में दिया है वो पढ़ लो। बी है, महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधानों को सूचीबद्ध करने के द्वारा। ठीक है, यानी कि कौन कौन से नियम दिए गए हैं जिसमें महिलाओं को संरक्षण दिया गया है या महिलाओं के शोषण के विरुद्ध है, आप उनको बताइए और सूचीबद्ध करके एक कॉपी पे लिख के लेके आ जाइए। ठीक है, दूसरा तरीका ये है। तीसरा है सी, भेदभाव के साक्ष्य पर सामूहिक आत्मविश्लेषण के द्वारा, यानी कि बच्चों को ये बताया जाए कि महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, और हमें किस तरह से खत्म करना है। ठीक है, तीसरा तरीका ये है। चौथा तरीका क्या है, समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच शक्ति या बल संबंध पर चर्चा करने के द्वारा, यानी कि बच्चों को ये समझाना कि महिलाएं किसी चीज में कम नहीं है। देखो जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे ही लड़कियां पढ़ रही हैं। ठीक है, बड़े होकर अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो तो लड़कियां भी कर सकती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी और डी, दोनों सही है। ठीक है, जबकि ये गलत है। पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए हम कभी बच्चों को नहीं कह सकते, क्योंकि हम बच्चों को रीड करवाने के लिए नहीं जा रहे हैं क्लास में, हम बच्चों को चीजों को समझाने के लिए जा रहे हैं। अगर रीड करना है तो वो अपने घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, और ना ही हम उनको उतारने के लिए बोलेंगे कि किसी भी संविधान में से आप उतारिए कौन कौन से प्रावधान है या आप बताइए, है ना। ये चीज नहीं कहेंगे। हमारा काम क्या है वहां पर, हमारा जो काम है वो बच्चों को समझाना है। और हमारा जो अभी हाल फिलहाल जो शिक्षा नीति चल रही है उसमें बाल केंद्रित शिक्षा है, यानी कि बच्चा को अच्छे से सिखाना है, आपको अपनी मर्जी थोपनी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अध्यापक एक विशेष
संस्कृति के शिल्प तथ्य और लोक कक्षाओं का प्रयोग करता है ताकि उस संस्कृति के संदर्भ में छात्रों की जिज्ञासा बनाई रखी जा सके। यह उदाहरण है, यानी कि जो टीचर है वो किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, उसके लिए उसने कौन कौन सी चीज ली है, शिल्प तथ्य लिए हैं, ठीक है, यानी कि शिल्प से रिलेटेड चीजें ली हैं, और लोक कक्षाओं का प्रयोग कर रहा है, मतलब पुरानी कहानियों के बारे में बता रहा है, या जो पुरानी चीजें मिलती हैं जैसे कोई चित्रकारी है या कुछ पत्थर पर की पर लिखी हुई चीजें हैं, उस तरह से साक्ष्य को लेकर वो बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है, ताकि उस संस्कृति के संदर्भ में बच्चों की जिज्ञासा बढ़े। जैसे हड़प्पा से रिलेटेड दो तीन चीज दिखा दो बच्चों को कि देखो पहले ऐसे मन के होते थे, इस तरह से बर्तन होते थे, तो बच्चे क्या होंगे, उत्साहित होंगे। तो ये जो वो काम कर रहा है वो कौन सी पद्धति के अकॉर्डिंग कर रहा है टीचर, ये हमें बताना है, ठीक है। और देखिए आपको ये जो क्वेश्चन है थोड़े टफ लग रहे होंगे, वाकई में जो 2022 में और 2021 में जो पेपर आया है वो बहुत टफ आए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ आए, बहुत डीप क्वेश्चन पूछे गए हैं, पेडागोजी के भी और कंटेंट से रिलेटेड भी। जो अब तक जितने भी पेपर हुए हैं वो सबसे ज्यादा, अगर मैं टफ पेपर की बात करूँ तो 2021 और 22 में आए, जबकि 23 में थोड़ा डाउन था, 24 में भी ठीक ठीक थे क्वेश्चन, इतने टफ नहीं थे, लेकिन 21-22 में थोड़े टफ है, तो समझने में थोड़ी आपको दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। ए है कहानी कथन का, मतलब वो कहानी सुना रहा है। दूसरा है रोल प्ले करके दिखा रहा है, ठीक है। तीसरा है शोध पद्धति, यानी कि जो कुछ स्रोत हैं उनके द्वारा वो इतिहास को समझाने की कोशिश कर रहा है। या डी है मुक्त परिप्रश्न का। तो ये जो उदाहरण है, यानी कि ये जो जिस पद्धति से वो पढ़ा रहे हैं टीचर, वो कौन कौन सी है, शोध पद्धति है, क्योंकि उन्होंने क्या दिखाई है, शोध ही तो है, लोक कक्षाओं के बारे में या लोक कथाओं के बारे में वो उनको बच्चों को बता रहे हैं, शिल्प के बारे से रिलेटेड वो तथ्य दिखा रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरह से ये एक तरह से शोध पद्धति है। और मुक्त परिप्रश्न है कि बच्चे कुछ भी चीज अगर जिसके बारे में वो नहीं जानते हैं और वो देखेंगे तो वो बार बार क्वेश्चन करेंगे, सर ये कैसे होता है, ये कैसे होते थे मन के, कैसे बनाए जाते होंगे ये बर्तन। तो ये सारी चीजें बच्चों के दिमाग में आएंगी और बच्चे ज्यादा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। सामाजिक विज्ञान का प्रभावी शिक्षण महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। ए है परियोजना और असाइनमेंट के क्रियान्वयन के माध्यम से रटने को समझने के लिए, ठीक है। क्या लाइन है, देखो यहां तक आप जहां तक पढ़ा गया है माध्यम से रटने, तो आपको लगेगा ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि रटना तो हमें सिखाना नहीं है बच्चे को। लेकिन इसके आगे इन्होंने क्या बोला है, रटने को समझने के लिए, ठीक है, यानी कि रटना नहीं है, रटने की जगह क्या करना है, समझना है, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये सही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, स्मृति स्तर शिक्षण और व्यक्ति परक मूल्यांकन तकनीकी से, ठीक है। नेक्स्ट है इसका, अत्यंत जटिल और महंगी शिक्षण सहायता का बार बार उपयोग करने से, यानी कि जो महंगी महंगी टेक्निक है उनका प्रयोग करेंगे तो बच्चे क्या है, बहुत अच्छे से सामाजिक विज्ञान को पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें डी, स्कूली विद्यालय का सुचारू संचालन एवं संसाधनों को उपयोग में लाने की शिक्षण की क्षमता और सृजनात्मकता से, यानी कि क्रिएटिविटी से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और डी, ठीक है। ये जो क्रिएटिविटी वाला होता है ये ज्यादातर 60-70% ऑप्शन ये वाला जो होता है वो सही होता है, ठीक है। सृजनात्मकता, रचनात्मकता, ये जो चीजें होती हैं सही होती हैं। और इस ऑप्शन में क्या बोला गया है कि पुस्तकालय, स्कूली पुस्तकालय का सुचारू संचालन, ठीक है, वहाँ की लाइब्रेरी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एवं संसाधनों का उपयोग में लाने की शिक्षक की क्षमता, और जो भी संसाधन होते हैं, यानी कि जितनी भी टीचिंग स्किल्स होती हैं या उपकरण होते हैं, जैसे स्मार्ट बोर्ड है, जैसे नई नई चीजें होती हैं बच्चों को दिखाने के लिए, कुछ चीजें लैपटॉप में दिखा सकता है टीचर अगर उसके पास है, कुछ पिक्चर दिखा सकता है जिससे बच्चा अच्छे से समझे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए और डी दोनों सही है, ठीक है। और सबसे पहले आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक बार आंसर पर नजर मार लिया करो कि आपको कितने हटाने हैं, ऑप्शन कितने ऑप्शन आपको एलिमिनेट करने हैं। जैसे इसमें दो ही दो हैं, तो आपको यही देखना है कि दो इसमें से सही होंगे, बस दो गलत होंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है सॉल्व करने में काफी आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 76। अब देखो जैसे इसमें है, इसमें क्या है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको जो सही ऑप्शन है केवल वो चुनना है, यानी कि तीन हटाने हैं, एक सही रखना है ना। तो एक बार अगर आप ऑप्शन नीचे नजर मार लेंगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह से आंसर देखना है, ठीक है। क्योंकि पेडागोजी में कई बार ऐसा लगता है ऑप्शन दोनों तीनों सही है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, फिर टाइम वेस्ट होता है। एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी है।
यानी कि अगर कक्षा कैसी है, लोकतांत्रिक कक्षा है, उसमें जो शिक्षक है उनकी क्या जिम्मेदारी है। अब आप कहोगे लोकतांत्रिक शिक्षा का क्या मतलब है। देखो, लोकतांत्रिक शिक्षा ये है कि उस शिक्षा में उस कक्षा में सभी बच्चे स्वतंत्र हैं। जब जिस बच्चे को जो प्रश्न पूछना है वो पूछ सकता है। जब जिस बच्चे को जो अपने विचार रखने हैं, अपनी बात कहनी है, वो कह सकता है। ठीक है, तो टीचर बिल्कुल उनको स्वतंत्र छोड़ देता है। ना तो उनके साथ पक्षपात कर रहा है कि कुछ बच्चों को बोलने दिया जा रहा है, कुछ बच्चों को नहीं बोलने दिया जा रहा है, कि ये इंटेलिजेंट से लग रहे हैं इनको बोलने दो, और बाकी के जो ऐसे ही हैं थोड़े पढ़ने में, थोड़े जिनके पास कम नॉलेज है उनको मत बोलने दो। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सबके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, टीचर समान व्यवहार कर रहा है, और बच्चों को खुली छूट दे रखी है कि वो प्रश्न भी पूछ सकते हैं टीचर से, और अगर उनके मन में कोई विचार आ रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड तो वो बता भी सकते हैं। ठीक है, तो लोकतांत्रिक शिक्षा का मतलब कक्षा का मतलब आप समझ गए ना। अब देखना कौन सा इसमें रिलेट कर रहा है इस क्वेश्चन से। पहला है कक्षा संबंधी निर्णय सरकार के लिए छोड़ना। ठीक है, अब सरकार का इससे कोई मतलब नहीं है। हम किसकी बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं और टीचर की बात कर रहे हैं। दूसरा है कक्षा में अनुशासन संबंधी मुद्दों को नजरअंदाज करते हुए पाठ्यक्रम पर ध्यान देना। अनुशासन भी बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चों से कह देंगे कि भाई तुम खुले हो, तुम्हारा जो मन करे वो करो, तो बच्चे एक सेकंड भी नहीं पढ़ेंगे। थोड़ा सा डिसिप्लिन बना के चलना पड़ता है बच्चों के साथ, कि अब जब मैं आपको बोर्ड पर पढ़ा रही हूँ तो आप थोड़ा सा शांत रहिए, फिर जब मैं आपसे आपको बोलूंगी क्वेश्चन पूछने को तो आप वो पूछना। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा डिसिप्लिन बना के चलना पड़ता है। अगर बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं बनाओगे तो बच्चे तो कुछ नहीं पढ़ेंगे, हुड़दंग मचाएंगे। तीसरा है स्कूल प्रबंधन और छात्रों के बीच स्वतंत्र रूप से नियम और कायदे स्थापित करना। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो लास्ट है इसमें कक्षा सॉरी छात्रों को अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहने के युक्तिपरक अवसर प्रदान करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो यही होगा, जैसा कि मैंने आपको व्याख्या करके भी बता दिया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। किलपैट्रिक के अनुसार, ठीक है, निम्नलिखित में से, ये जो किलपैट्रिक थे ये किसके शिष्य थे, ये जॉन डीवी के शिष्य थे। ठीक है, आपने बीएड में पढ़ा होगा इनका चैप्टर। निम्नलिखित में से कौन कौन सी, देखो ये टाइपिंग मिस्टेक है, कौन सी शैक्षिक विधि लोकतंत्र की संकल्पनाओं के शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है। ए है, पहला है परियोजना प्रोजेक्ट विधि, दूसरा है खेल विधि, तीसरा है समस्या समाधान विधि, चौथा है खोजबीन विधि। यानी कि सीधे सीधे ये पूछ रहा है कि किलपैट्रिक के अनुसार या किलपैट्रिक ने कौन सी विधि इसमें से बनाई है या उसकी निर्माण किया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था, किलपैट्रिक ने दिया था। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग हुई थी वो जॉन डीवी से हुई थी, क्योंकि जो किलपैट्रिक थे वो जॉन डीवी के शिष्य थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। विभाजन विषय पर चर्चा के लिए आप कक्षा में कौन सा प्राथमिक स्रोत ला सकते हैं। देखो, इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्राथमिक स्रोत, द्वितीय स्रोत, तृतीय स्रोत, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार आपके पास कोई बुक हो या आप नेट से सर्च करके इसको विस्तार से देख लेना। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं। किसी चीज से रिलेटेड जो प्राथमिक जानकारी होती है वो प्राथमिक स्रोत होते हैं। द्वितीय स्रोतों में आपके किताब आती हैं, उपन्यास आते हैं, नोवेल आते हैं, ठीक है, फिल्में आती हैं, क्योंकि प्राथमिक स्रोत से वो चीजें लिखी जाती हैं। ठीक है, कहीं से स्रोत लेंगे वही तो बुक में लिखा जाएगा। तो बुक कैसी होती है, द्वितीय स्रोत होती है। ठीक है, और बुकों में से भी अगर गाइड वगैरह कुछ तैयार करी जा रही है या कुछ अलग नोट्स वगैरह तैयार करे जा रहे हैं, तो वो कैसे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे तृतीय स्रोत, है ना। तो ये जो सर्वेक्षण होते हैं, जो साक्षात्कार होते हैं, ये क्या होते हैं, ये प्राथमिक स्रोत होते हैं हमेशा। ठीक है, अब देखते हैं विभाजन का मतलब क्या है। विभाजन यानी कि जब भारत का और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, ये वो वाला विभाजन की बात हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए हमें प्राथमिक स्रोत देखने हैं, वो कौन से रहेंगे। पहला है दिल्ली के पुराने किले में वर्ष 1948 के शरणार्थी कैंप की तस्वीरें, चित्र। ठीक है, या तो हम ये दिखाएं प्राथमिक स्रोत में, या फिर गदर एक प्रेम कहानी, कथा, चलचित्र, फिल्म। तीसरा है ट्रेन टू पाकिस्तान, उपन्यास, नोवेल। चौथा है तामस कहानी से उदाहरण। तो ये जो तीन ऑप्शन है ये किस में आएंगे, ये द्वितीय स्रोतों में आएंगे। मैंने बताया ना कि ये क्या है, ये द्वितीय स्रोत है। प्राथमिक स्रोत क्या होती है, ये जो चित्र है, तस्वीर है, उस टाइम की बनी हुई है, तो ये क्या है, प्राथमिक स्रोत हो गई, है ना। अगर कोई आदमी उस समय का जीवित है तो हम उससे भी बातें पूछ सकते हैं कि किस तरह से लड़ाई हुई थी, क्या हुआ था, किस तरह से विभाजन हुआ था, विभाजन में कौन कौन सी शर्तें रखी गई थी। तो ये क्या हो गया, एक तरह से साक्षात्कार हो गया। और किस व्यक्ति से हो गया, जिस व्यक्ति ने ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखी हैं। ठीक है, और हम
एक चीज और कर सकते हैं प्राथमिक स्रोतों के लिए, अगर हमें यही सारी चीजें पढ़ानी है तो, कि हम ये दिखा सकते हैं उनको, बच्चों को, कि 1948 से पहले का मैप और 1948 के बाद का मैप। अगर पहले का मैप दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें पाकिस्तान भारत नहीं मिलेगा, है ना, और हम बाद का मैप दिखाएंगे तो उसमें पाकिस्तान अलग मिलेगा। तो ये भी एक स्रोत है जो विभाजन से रिलेटेड हम यूज कर सकते हैं क्लास में पढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आलोचनात्मक चिंतन के बेहतर अवसर प्रदान करने वाली सामाजिक विज्ञान की कक्षा को बेहतर तरीके से दर्शाता है? देखो, आलोचनात्मक चिंतन से रिलेटेड हर पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा कोई पेपर नहीं मिलेगा जिसमें आपको आलोचनात्मक समालोचनात्मक नहीं मिलेगा। दोनों का मीनिंग लगभग लगभग सेम ही है, ठीक है। तो आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है या आलोचनात्मक क्या होता है, कि हम जिस भी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं या बच्चों को समझा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड उसके गुण दोष, ठीक है, सारी चीजें हम बच्चों के सामने रखें। या बच्चे किसी चीज पर चर्चा कर रहे हैं, जैसे डिबेट चल रही है, तो डिबेट क्या होती है, वो एक तरह से आलोचनात्मक चिंतन होता है, कि उस टॉपिक से रिलेटेड सही चीजें भी उस चर्चा में शामिल होंगी, उस चीज से रिलेटेड गलत चीजें भी होंगी, ठीक है। अभी जैसे चुनाव की बात करूं, चुनाव की, तो उसमें एक बहस छिड़ी हुई है कि ईवीएम जो है उसकी वजह से वोटों, जो वोट जो वोट पड़ रही है उनमें घपलाबाजी हो रही है, ठीक है। यानी कि कोई एक पार्टी उसमें कुछ गलत सेटिंग कर देती है तो वो पार्टी जीत रही है और दूसरी पार्टी हार रही है, ठीक है। तो इस पर आलोचनात्मक चिंतन चल रहा है, ठीक है, बहस चल रही है, एंकर दिखाते हैं कई बार टीवी में। तो उसमें क्या होता है कि वो ये भी बता रहे हैं कि बैलेट पेपर से भी हो सकती है ये चीटिंग, ठीक है। और वो चुनाव बाद में चुनाव आयोग ने पूरा दिखाया प्रूफ के साथ कि जो ईवीएम है उसमें कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती है, और उसमें ऐसी कोई चीज नहीं होती है कि अगर उसमें चिप वगैरह कुछ ऐसी चीज फिट कर दी जाए जो वोट किसी और पार्टी को डालें और डल किसी और की जाए, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता है ईवीएम में, पूरा प्रूफ के साथ उन्होंने दिया था। दूसरा पक्ष ये भी रखा गया था कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव कराए जाते हैं तो इतने सारे पेड़ काटने पड़ेंगे, क्योंकि उनके लिए बहुत सारे पर्चों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कागज की जरूरत पड़ेगी। कागज किससे बनते हैं? लकड़ी से बनते हैं। तो सारे पहलू रखे गए, बाद में पूरा देखा गया, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी अपने देख रेख में ये जांच वगैरह भी कराई, और बाद में ये निष्कर्ष निकाला गया आलोचनात्मक चिंतन के बाद। क्या निष्कर्ष निकाला कि जो ईवीएम है वो पूरी तरह से 100% सुरक्षित है और सेफ है चुनाव के लिए, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें देखी जाएंगी, उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाएगा कि सही क्या है। ए है, छात्र केवल शैक्षिक या शिक्षण गतिविधियों के अंत में सवाल या प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला है केवल, ठीक है, जब टॉपिक पूरा समाप्त हो जाए केवल जब प्रश्न पूछ सकते हैं। बी है, छात्रों के प्रश्नकाल का समय शिक्षक के प्रश्नकाल के समय के अनुपात में अधिक होगा, यानी कि जो शिक्षक क्वेश्चन पूछ रहा है उसका जो समय है वो तो छोटा होगा, यानी कि शिक्षक ने मान लो बच्चों से 5 क्वेश्चन पूछे, लेकिन बच्चों ने लगभग 15-20 क्वेश्चन पूछे शिक्षक से, तो ये वाला जो अनुपात है, ये अधिक जो अनुपात है, ये ऑप्शन ठीक रहेगा। या फिर सी है, कक्षा में चर्चा किए गए विषय पर परिणाम उपलब्ध करना। डी है, कक्षा को विषय पर एक से अधिक विचार या दृष्टिकोण चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो सही आंसर रहेगा वो हो जाएगा ए, सॉरी ए नहीं होगा, बी, सी और डी तीनों सही है, ठीक है। आप, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है चीजें सारी, ठीक है, और इससे अलग इसमें कुछ नहीं है, पूरी व्याख्या मैंने डिटेल में कर दी थी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। मान लीजिए कि आप कक्षा को वेतन दरें तय करना सिखाना चाहती हैं, यानी कि कैसे डिसाइड किया जाए कि किसका वेतन यानी किस व्यक्ति की तनख्वाह कितनी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अति प्रासंगिक रहेगा, यानी कि सबसे अच्छा जो विकल्प है वो कौन सा रहेगा। हमें बच्चों को क्या सिखाना है कि आप कितने काम के बदले कितना पैसे लोगे, ठीक है, वेतन दरें तय करना सिखा रही है। अब ऑप्शन है ए, श्रमिकों से आंकड़े एकत्र कर। बी है, वेतन पर सरकारी विवरण। सी है, श्रम कानून संहिता। डी है, देखो, श्रम कानून संहिता का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब श्रमिकों के साथ कोई किसी भी प्रकार का शोषण होता है तो, ठीक है, ये हमारा मौलिक अधिकार है कि अगर श्रमिकों के साथ या किसी के भी साथ कोई भी शोषण कर रहा है सामने वाला व्यक्ति, तो वो उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। जैसे ज्यादा काम करवा के कम पैसे दे रहा है, या फिर काम करवा लिया पैसे नहीं दे रहे, ठीक है, या फिर सुविधा नहीं दे रहे, जो आपके घर काम करने आ रहे हैं उनको पानी वगैरह ये सब की सुविधा देनी चाहिए जो नहीं दी जा रही है, तो इसके विरुद्ध वो क्या कर सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। डी है, उपभोक्ता व्यय का सर्वेक्षण, यानी कि वो ये देखें कि उपभोक्ता
वो ये देखें कि कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। ठीक है, कितने पैसे खर्च हो जाते हैं, उस हिसाब से हम वेतन डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा 80 का, वो हो जाएगा आपका पहला। ए बी और सी सही है। ठीक है, और जो डी है वो गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि करने के हिसाब से हम अपनी तनख्वाह नहीं मांग सकते हैं किसी भी मालिक से, या नहीं तय कर सकते हैं। ये थोड़ी है, कोई व्यक्ति ज्यादा खर्च करता है, कोई व्यक्ति कम खर्च करता है, तो जो कम खर्च करता है उसको क्या कम पैसे लेने चाहिए? पैसे किसके हिसाब से लेने? काम के हिसाब से। तो हम श्रमिकों से आंकड़े एकत्रित करेंगे कि कौन श्रमिक कितने काम के कितना पैसे लेता है, जैसे कितने घंटे के कितने पैसे लेते हैं। दूसरा है कि जो सरकार ने तय किया हुआ है, सरकार चेंज करती रहती है हर साल, कि एक दिन की काम का इतना पैसा है। ठीक है, 8 घंटे काम करने का इतना पैसा होता है। तीसरा हम क्या देखेंगे कि श्रमिक कानून संहिता के अकॉर्डिंग श्रमिकों को कौन कौन सी सुविधा दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हम देखेंगे, और उसके हिसाब से हम ये तय करेंगे कि हमें कितने काम के कितने पैसे चाहिए। ठीक है, और ये बहुत टफ क्वेश्चन है। मैं कह रही हूँ ना कि 2021 और 22 में बहुत टफ क्वेश्चन पूछे गए अकॉर्डिंग टू प्रीवियस पेपर के। ठीक है, जो पहले पेपर हुए हैं उनमें कम टफ क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करें, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है ऑलरेडी। आगे के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, प्लीज लाइक करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।